सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इमॉर्टल ऑडियो के अंदर। और यहाँ पे आपको मिलेगी तरह तरह की फैंटेसी नॉवेल्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़े 18+ मोमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 11 की शुरुआत में हम जय को देखते हैं, जो उस जानवर के सामने बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वो फिर से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे कमरा नंबर 2 में जाके देखना चाहिए। और वो खड़ा होकर कमरा नंबर 2 की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो कमरा नंबर 2 को खोलता है, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से खुल जाता है। लेकिन कमरा नंबर 2 पूरी तरह से अलग था कमरा नंबर 1 से, क्योंकि कमरा नंबर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, लेकिन कमरा नंबर 2 पूरी तरह से साफ लग रहा था, जैसे यहाँ पे कोई धूल जमी ही नहीं थी। और वो उस कमरे के अंदर आता है और वो उस कमरे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसकी साइज़ भी कमरा नंबर 1 के जितनी ही थी। लेकिन उसके अंदर अंतर ये था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेंटिंग थी, कम से कम 15 के करीब पेंटिंग थी। वो एक एक करके उन सारे पेंटिंग को गिनता है। और वो पेंटिंग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो सारी की सारी पेंटिंग लकड़ियों पे बनाई गई थी। और उनमें से जो 5 पेंटिंग थी ना, वो तलवार की पेंटिंग थी। और बाकी की जो 5 पेंटिंग थी ना, वो अलग अलग ट्रेजर की पेंटिंग थी। और जो बाकी की 5 पेंटिंग थी ना, वो किसी जानवर की पेंटिंग थी। और ऐसे करके कुल 15 पेंटिंग थी वहाँ पे। और फिर जय उन पेंटिंग को देख ही रहा था, वैसे ही वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और वो देखता है कि वहाँ पे एक और संदूक रखा हुआ था। और वो जैसे उस संदूक को खोलता है, तो उसके अंदर से बाकी संदूक की तरह धूल नहीं निकलती है, बल्कि वो संदूक बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। और उसके अंदर से कपड़े निकलते एंशिएंट टाइम के, लेकिन ये कपड़े पूरी तरह से अलग थे, उसकी दुनिया के डिज़ाइन से पूरी तरह से अलग थे। और वहाँ पे कम से कम 3 जोड़ी कपड़े थे, और वो उन कपड़ों को निकालता है। उनमें से एक जोड़ी को निकाल के वो पहन लेता है वहाँ पर, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा बदबू मार रहे थे। और वो जैसे ही उस कपड़ों को पहनता है ना, तब उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो उस संदूक में और चीज़ों को देखने लगता है। उसके अंदर एक और कांच की शीशी थी, लेकिन इस बार कांच की शीशी खाली नहीं थी। उस कांच की शीशी के अंदर कुछ लिक्विड था। और जैसे वो लिक्विड को देखता है, कहता है कि ये किस प्रकार का लिक्विड है। वो लिक्विड पूरी तरह से साफ-सुथरा था और पानी जैसा था दिखने में। और वो लिक्विड गाढ़ा था बहुत ज़्यादा ही। और वो कहता है कि मुझे एक अनजानी चीज़ को बिना सोचे समझे खाना नहीं चाहिए या फिर पीना नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। और वो उस शीशी को अपने पास रख लेता है। और उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा किताबें थी। और अब 2 जोड़ी और कपड़े भी थे उसके पास। और उस शीशी को कहाँ पे रखे उसको पता नहीं था, इसलिए उस संदूक के अंदर ही वो जो उसके पास 2 किताबें थी ना, उसको रख लेता है। और उस संदूक को पैक कर लेता है और कहता है कि जाते वक़्त मैं इस संदूक को ले जाऊँगा। और वो उन पेंटिंग को देखता है और कहता है कि ये पेंटिंग किस काम की है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं, इन पेंटिंग को भी मैं अपने साथ ले जाऊँगा, कम से कम कुछ पैसे जाएँगे। और ऐसा कह के वो दूसरे कमरे से भी बाहर निकल जाता है और फिर वो तीसरे कमरे के पास जाता है। और उस कमरे को पूरी जोश जान से लगा के उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमरा टस से मस नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसने पे मुक्के बरसाए, लात गुस्से बरसाए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कमरा खुल नहीं रहा था। फिर वो चौथे कमरे की तरफ जाता है और चौथा कमरा आसानी से खुल जाता है। और जैसे वो चौथे कमरे को खोल के देखता है, तो वो पहले तो थोड़ा सहम सा जाता है और फिर तुरंत ही उस कमरे को बंद कर देता है और उस कमरे से टिक के बैठ जाता है। और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि जय ने उस कमरे में आखिरकार क्या देखा था। जैसे ही वो उस कमरे को खोलता है, तो उसको पूरी अलग ही दुनिया दिखती है, मतलब कि अलग ही तरह का स्पेस दिखता है। उस स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी खाली लैंड थी और उसके आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। और साथ ही साथ वहाँ पे रात का सीन था। और वो जो खाली लैंड था ना, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेस था। लेकिन वो पैलेस कोई नॉर्मल पैलेस नहीं लग रहा था, वो पैलेस बहुत ज़्यादा भूतिया और बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। जय ने अपने दुनिया में जैसी फ़िल्में विल्में देखी है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा डरावना था। और उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब-सा महसूस हो रहा था। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, इसलिए उसने पूरा दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया था। और कहता है कि भयानक है, बहुत ज़्यादा भयानक था वो पैलेस। उसको देखने भर से ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। और फिर वो कैसे भी करके अपने आप को समझाता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसा कह के वो 5वें कमरे की तरफ चला जाता है।
और पाँचवें कमरे को वो खोलता है, लेकिन खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता है। फिर वो छठे कमरे की तरफ जाता है, उसको भी खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुल रहा था। और फिर वो आखिरकार थक हार के सातवें कमरे को तरफ जाता है और सातवें कमरे भी नहीं खुल रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, लाते गुस्से बरसा देता है, लेकिन तब जाके वो कमरा खुलता है। और जैसे ही वो कमरा खुलता है, वो कमरा बाकी के 2 कमरे जो उसने देखे थे ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये कोई अलग स्पेस नहीं था, बल्कि वही कमरा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा था। अगर पहले और दूसरे कमरे को भी मिला दिया जाए और उसको 3 गुना भी कर दिया जाए ना, तब भी इस कमरे का सामना नहीं कर सकता था क्योंकि ये कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। और इस कमरे के अंदर कुल 12 टेबल्स थी और 12 बहुत ही ज़्यादा विशालकाय अलमारियाँ थी। और वो उस कमरे के अंदर जाने लगता है। उस कमरे के अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी थी। और वो जैसे ही उस कमरे के अंदर घूम रहा था, उस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास उसे हो रहा था। उसको बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा था, उसको बिल्कुल भी बोर नहीं लग रहा था। जो चौथे कमरे पे जाने के बाद उसको जो एहसास हो रहा था ना, वैसा एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये एहसास पूरी तरह से अलग था। और फिर वो पहली टेबल के पास जाता है। वो टेबल पूरी तरह से खाली थी और जैसे ही वो उस टेबल को छूता है, वो टेबल धूल बन जाती है। शायद से वो टेबल बहुत टाइम पहले से ही थी। फिर जय उस टेबल के पास रखी हुई अलमारी की तरफ जाता है और उस अलमारी को खोलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस अलमारी को खोलता है, उसके अंदर कम से कम 7 रैक थी। उसमें से पहली रैक खाली थी, दूसरी रैक खाली थी, तीसरी चौथी भी रैक खाली थी, लेकिन पाँचवीं रैक पे 2 स्वॉर्ड रखी हुई थी। और वो उन स्वॉर्ड को टच करता है। वो स्वॉर्ड देखने में तो नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन उसके अंदर से एक अलग ही चमक आ रही थी। और जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अलग ही तरह की स्वॉर्ड है, और वो उस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। और छठी रैक के अंदर देखता है तो छठी रैक के अंदर एक और बॉक्स रखा हुआ था। वो उस बॉक्स को लेके खोलता है और जैसे उस बॉक्स को खोलता है, वहाँ पे बहुत सारी कम से कम 12 के करीब पिल रखी हुई थी और एक किताब रखी हुई थी। और कहता है कि इन पिल का क्या काम है, मुझे नहीं पता। और उस पिल के पास एक कागज़ रखा हुआ था, शायद से उस पिल के रिगार्डिंग कोई जानकारी होगी। और वो उस कागज़ को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस दुनिया की भाषा उसको समझ में ही नहीं आ रही थी। और फिर वो सातवीं रैक को देखता है, और जैसे वो सातवीं रैक को देखता है ना, तो उसको एक और बॉक्स दिखाई देता है। और वो उस बॉक्स को निकालता है, और वो उस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। और वो उस बॉक्स को जैसे ही खोलता है ना, उसके अंदर 5 बॉल रखे हुए थे। उन 5 बॉल के अंदर से जो 2 बॉल थे ना, वो येलो कलर के थे, 2 ग्रीन कलर के थे और एक वाइट कलर का था। उसको नहीं पता था कि ये बॉल क्या है, और वो उस बॉक्स को वापस बंद कर देता है। और फिर वो दूसरी अलमारी की तरफ जाता है और दूसरी अलमारी को खोलने की कोशिश करता है, और दूसरी अलमारी पूरी तरह से खुल जाती है। उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक अंगूठी रखी हुई थी। और कहता है क्या ये स्पेस अंगूठी की जैसे हो सकती है, मुझे नहीं पता। और वो उसको टच करता है, लेकिन वो उसको छू नहीं पाता है। शायद से उसके ऊपर कोई बैरियर लगा हुआ होता, इस वजह से वो उसको टच नहीं कर पाता है। और कहता है कि अगर मैं इसको टच ही नहीं कर पाऊंगा तो इसको लूँगा कैसे। फिर वो कैसे भी करके तीसरी अलमारी की तरफ जाता है और तीसरी अलमारी को खोलने की कोशिश करता है। उस तीसरी अलमारी को खोलने के बाद उसको 2 लोहे की प्लेट मिलती है गोल सी। उसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न ड्रॉ किए हुए थे। वो उन पैटर्न को पहचान तो नहीं पाता है लेकिन उन दोनों प्लेटों को अपने पास रख लेता है। उन दोनों प्लेटों का वज़न बहुत ज़्यादा ही था। वो दोनों बहुत ज़्यादा भारी प्लेटें थी। और वो दोनों प्लेट जो थी ना, उनको लेके वो आगे बढ़ता है चौथी अलमारी की तरफ। और जैसे ही वो चौथी अलमारी को खोलता है ना, वो अलमारी पूरी की पूरी खाली थी। तो वो पाँचवीं अलमारी की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो पाँचवीं अलमारी की तरफ बढ़ता है ना, उसके ऊपर सेम सा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था जैसा पहली प्लेट के अंदर था। और वो उस प्लेट को वहाँ पे लगाने की कोशिश करता है और वो प्लेट कंप्लीटली लग जाती है। और जैसे ही वो उस प्लेट को उस अलमारी के अंदर लगाता है ना, वो अलमारी के अंदर से बहुत सारी चमक आने लगती है और वो अलमारी अचानक खुल जाती है। और उस अलमारी के अंदर देख के जय हैरान हो चुका था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे, या फिर कहूँ तो बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। क्योंकि पहली रैक से लेके सातवीं रैक तक पूरी की पूरी अलमारी भरी थी हथियारों से। तलवार, भाले, कृपाण, नाइफ, बहुत सारे हथियार थे वहाँ पे। और फिर वो कहता है कि इतने सारे हथियार, और वो उन हथियारों की चमक देख के ही वो हैरान हो चुका था। फिर वो छठी अलमारी की तरफ जाता है और उसके ऊपर सेम सा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था जैसे दूसरी प्लेट के अंदर था। और उस प्लेट को वो उस अलमारी के अंदर लगा देता है
और वो अलमारी भी उसी तरह खुल जाती है जैसे 5वीं अलमारी खुली थी। उसको देखने के बाद जय फिर से हैरान हो चुका था, क्योंकि वो भी पहली रैक से लेकर 7वीं रैक तक पूरी जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। उसके बाद वो 7वीं अलमारी की तरफ जाता है, और जैसे 7वीं अलमारी को खोलता है वो, वहाँ पे पूरी की पूरी धूल जमी हुई थी, और वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को जैसे ही वो टच करता है, तो उस पत्थर के अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है, जिसको देख के जय डर जाता है और उस पत्थर से दूर हट जाता है। और जैसे ही वो उस पत्थर से दूर हटता है ना, उसके अंदर से और भी ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसके कारण जय अपनी आंखें बंद कर लेता है। और कुछ टाइम बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ना, उसके सामने एक बुड्ढे की आत्मा थी, और वो बुड्ढे की आत्मा बहुत ज़्यादा धुंधली दिखाई दे रही थी। वो बुड्ढा उसको कुछ बोलने की कोशिश करता है, कुछ बोलता है, लेकिन जय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये उसकी दुनिया की भाषा थी ही नहीं। और वो उस बुड्ढे को कुछ इशारों में कहता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बुड्ढा पूरी तरह से सदमे की हालत में जा चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि जय उसकी बात पूरी तरह से सुन पा रहा था, क्योंकि जय की उम्र को देख के उसको लग रहा था कि उसने पढ़ाई वढ़ाई की थी। उसको ये लग रहा था कि जय ने बिल्कुल भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है। फिर वो बुड्ढा सोचने लगता है कि आखिर मैं कैसे अनपढ़ इंसान के साथ टकरा गया, आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा ऐसे अनपढ़ इंसान के साथ, क्या वो मेरी बात को समझ भी पाएगा। फिर वो उसको कुछ इशारों में ही समझाने लगता है, और जय उसकी बात समझने लगता है, और वो बुड्ढा कहता है कम से कम ये इतना भी पागल नहीं है, ये समझ तो सकता है कम से कम मेरी बात को। और वो उसको उस रैक के पास ले जाता है जिस रैक के अंदर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, यानी 5वीं अलमारी की तरफ जाता है वो, और कहता है कि इस अलमारी के अंदर से वो तलवार निकालने के लिए कहता है। और जय उस अलमारी से तलवार निकाल लेता है, और फिर वो उसको दूसरी अलमारी की तरफ ले जाता है, और उसको कहता है कि वो ज़ोर से हमला करे इस अंगूठी पे। उस अंगूठी पे वो ज़ोर से हमला करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो उसको लगातार हमला करने के लिए कहता है, और जय वैसा ही करता है। उसके ऊपर लगातार हमले किए जा रहा था, और उसके ऊपर क्रैक आने लगता है, और कहता है कि इसके ऊपर रिजल्ट दिख रहा है, जय कहता है। और फिर वो और हमले करने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और फिर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दरारें पड़ चुकी थी। और फिर जय एक आखिरी हमला करता है, जिसके कारण उसके ऊपर रखा हुआ बैरियर जो था ना, वो पूरी तरह से टूट जाता है, और वो अंगूठी बाहर निकल जाती है। और वो बुड्ढे की आत्मा जो होती है ना, वो उस अंगूठी के अंदर चली जाती है। और जैसे वो उस अंगूठी के अंदर गया था ना, उसके कुछ टाइम बाद उसके अंदर से एक शरीर बाहर निकलता है। वो उसी बुड्ढे का शरीर था। शायद से वो जो बुड्ढा था ना, उसका असली शरीर इस अंगूठी के अंदर था, और उसकी जो आत्मा थी ना, वो उस पत्थर के अंदर थी। वो बुड्ढा जैसे ही अंगूठी के अंदर से बाहर आता है, वो कहता है कि मैं बहुत टाइम तक इस अंगूठी के अंदर कैद था। लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और वो आसपास की जगह को देखता है और कहता है कि मैंने इस जगह पे तो ध्यान ही नहीं दिया था। और कहता है कि ये जगह इतनी साफ सुथरी कैसे है? शायद से यहाँ पे रखी हुई संरचना के कारण ये सब कुछ हुआ होगा। और वो अपने टाइम पे सोचने लगता है जब वो उस कमरे के अंदर आया था, और सोचता है कि क्या हुआ था। और वहाँ पे हज़ारों लोग थे, कम से कम बहुत ज़्यादा लोग थे। 10,000 15,000 के करीब लोग थे, और एक दूसरे को मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काटा-पीटी हो रही थी, और वहाँ पे लोग मरे जा रहे थे, एक दूसरे पे अंधाधुंध हमले किए जा रहे थे। और वो बुड्ढा भी वहाँ पे ही था अपने ग्रुप के साथ, वो भी लड़ाई किए जा रहा था। और अभी के टाइम पे वो सोचता है बुड्ढा कि वहाँ पे मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे बहुत सारी भयानक लड़ाई छिड़ चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कोई लड़ाई हुई भी नहीं थी। और वो उस लड़के की तरफ देखता है, जय की तरफ, और कहता है कि ये लड़का मुझे कब से इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और कहता है कि ये लड़का सच में अनपढ़ है क्या? मुझे लग तो नहीं रहा है ऐसा। और फिर वो उस लड़के को देखने लगता है, उसकी मेमोरी को चेक करने लगता है। लेकिन वो उसकी मेमोरी को देखने की कोशिश जैसे ही करता है ना, वो हैरान हो चुका था। क्या इसकी मेमोरी का एक पार्ट गायब है? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो उसको पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी का एक पार्ट गायब हो चुका था? क्योंकि मेमोरी का एक पार्ट गायब करना ये कोई आसान बात नहीं थी। और वो जैसे उसको पूछता है, लेकिन जय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा था। फिर वो परेशान होके जय के सिर पे एक उंगली रखता है, जिसकी वजह से उसको उसकी भाषा समझ में आ सके। और वो कहता है कि चलो, मैंने तुम्हारी सालों की मेहनत बचा ली। और फिर वो कहता है कि जल्दी मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी का एक पार्ट गायब था। फिर जय कहता है कि क्या मेरी मेमोरी का एक पार्ट गायब था? क्या इसने मेरी मेमोरी चेक करने की कोशिश की थी? और फिर वो सोचने लगता है कि शायद से सिस्टम की वजह से मेरी मेमोरी इसको दिखी नहीं होगी।
और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। फिर वो कहता है कि शायद से तुम किसी पावरफुल स्पेक्टर से मिले थे। फिर जय कहता है कि इस दुनिया में पावरफुल लोगों को स्पेक्टर कह के बुलाया जाता है। जैसे उसकी दुनिया में सुपर ह्यूमन, नॉवेल के अंदर कल्टीवेटर या फिर साधक, वैसे इस दुनिया के अंदर स्पेक्टर कह के बुलाया जाता है। और वो कहता है कि मैं किसी भी पावरफुल स्पेक्टर से नहीं मिला हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। जय ना समझने की एक्टिंग करता है और वो इंसान कहता है कि शायद से तुम किसी पावरफुल स्पेक्टर से मिले थे और उससे किसी भी तरह से तुमने दुश्मनी कर ली थी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारी मेमोरी का एक पार्ट मिटा दिया है। फिर जय कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो इंसान कहता है खैर उसके बारे में छोड़ो, और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ पे आओ। और वो जय को 8वीं अलमारी की तरफ लेके चला जाता है और उसको खोलने के लिए कहता है। फिर जय कहता है कि तुम तो पावरफुल इंसान हो ना, तुम खुद क्यों नहीं खोलते इस अलमारी को। फिर वो इंसान कहता है कि यहाँ पे हज़ारों लोग बहुत पहले से ही लड़ाई कर चुके हैं। वो इसलिए लड़ाई नहीं कर रहे थे कि उनको कुछ मिल नहीं रहा था, वो इसलिए लड़ाई कर रहे थे कि वो लोग उस दरवाजे को खोल ही नहीं सकते, इन सारी अलमारियों को खोल ही नहीं सकते। इस वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम कॉम्पिटिटर बच जाए और उसको बहुत सारे खजाने मिल सके जो आखिरी में बचे उसको। और वो लोग सभी के सभी लोग अपने साथ बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कल्टीवेटर लेके आए थे और उसके साथ साथ एक कमज़ोर कल्टीवेटर भी था, क्योंकि इस अलमारी को सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिलम का बंदा ही खोल सकता है, इस वजह से। फिर जय कहता है कि ऐसा है तो फिर अब तक किसी ने खोला क्यों नहीं। फिर वो इंसान कहता है कि उस लड़ाई के अंदर सभी के सभी लोग मारे जा चुके थे। ऑर्डिनरी लोग तो पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि पावरफुल लोगों को पता चल चुका था कि अगर खजाना उनको नहीं मिल सकता है तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से जो पावरफुल स्पेक्टर थे ना, वो ऑर्डिनरी रिलम के बंदों को जान से मारने लग चुके थे एक दूसरे के ग्रुप के। और ऑर्डिनरी रिलम के बंदों को भी पता चल चुका था कि अगर उन लोगों ने अलमारियाँ खोल भी ली ना, तब भी वो मारे जाने वाले थे। इस वजह से वो लोग भागना शुरू कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल स्पेक्टर या फिर कहूँ तो कल्टीवेटर थे। इस वजह से वो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाए और सभी के सभी मारे जा चुके थे। वहाँ पे सिर्फ 3 अलमारियाँ खुली हुई थी, दूसरी, चौथी और 7वीं। उन तीनों अलमारियों के अंदर से जितने भी खजाने थे ना, बाकी के लोग ले जा चुके थे। और उसके जो ग्रुप के लोग थे ना, वो एक-एक करने मरने लग चुके थे, उसके दुश्मनों की वजह से, और वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा का एक छोटा-सा हिस्सा एक पत्थर के अंदर कैद कर लिया और उसको जो 7वीं अलमारी के अंदर जा रख लिया और उसको बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद मेरे दुश्मन ने मुझ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हमला किया था। मैं उस हमले से कैसे भी करके बच तो गया, लेकिन मैं वहाँ से ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता था। इस वजह से मैंने अपने शरीर को अंगूठी के अंदर कैद कर लिया और उस अंगूठी को दूसरी अलमारी में जाके रख दिया और उस दरवाजे को भी बंद कर दिया दूसरी अलमारी के। और वो लोग खोल नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ ऑर्डिनरी रिलम के बंदे ही उन सारी की सारी अलमारियों को खोल सकते थे। और मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे। शायद से तुम्हारे लिए कोई भी खतरा नहीं होगा बाहर। फिर जय कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी खतरा नहीं हुआ यहाँ पे आने के लिए। फिर वो इंसान कहता है कोई ना, और मैंने बाकी की अलमारियों को देखा है, तुमने खोल दिया है। ये 8वीं और 9वीं अलमारी बची हुई है और उन तीनों अलमारियों को तो तुम भूल कर भी मत खोलना। फिर जय कहता है कि ऐसा क्यों? फिर वो इंसान कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना सावधान रहो ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि उन सातों कमरों के बाहर जो बोर्ड टंगा हुआ है ना, उसके ऊपर साफ-साफ लिखा है 7वें कमरे के अंदर 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अलमारी है ना, उसको बिल्कुल भी मत खोलना, और गलती से भी खोल दो तो उसके ऊपर लिखे हुए नाम और उसके सारांश को बिल्कुल भी मत पढ़ना। और जय कहता है कि इसके बारे में तो मुझे पता है। फिर वो इंसान कहता है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कि उस बोर्ड के ऊपर तो लिखा हुआ था, जो वो तो तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। फिर जय थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आने देता है और जय कहता है कि कुछ नहीं, वो तो मुझे ऐसा ही पता चल चुका था। फिर वो इंसान जय पे दबाव डालने लगता है और कहता है कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला। फिर जय कहता है कि वहाँ पे जो 7वें कमरे था ना, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं अलमारी के ऊपर क्रॉसओवर किया हुआ था, इस वजह से मुझे पता चला, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर ये नाम और ये सारांश है क्या? मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। और फिर वो इंसान जय को गौर से देखने लगता है, क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? लेकिन ये बात तो जय ने सच बोली थी कि उसके उस नाम और सारांश के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। वो इंसान कहता है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमें जितना कहा गया है उतना ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और अभी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। मेरे जैसा पावरफुल स्पेक्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सँभाल के काम करता है, तो तुम्हें और भी ज़्यादा सावधानी से काम करना चाहिए। फिर वो जय 8वीं और 9वीं अलमारी को भी खोल देता है
और जो 8वीं अलमारी थी ना, वो पूरी की पूरी किताबों से लदी हुई थी और जो 9वीं अलमारी थी ना, वो भी पूरी की पूरी किताबों से लदी हुई थी। वो इंसान कहता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया लड़के, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया। और वो कहता है कि इस खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है तुम्हें जान से नहीं मारना। और वो इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर से जय के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा ज़ोर से हमला नहीं किया था जिसकी वजह से जय की जान चली जाए। और जो जय था ना, वो दीवार से जाके टकराता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो इंसान कहता है कि कुछ नहीं, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा था, कब से तुम्हारी वो हरकतें सुन देखे जा रहा था, कब से सहन किए जा रहा था और बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरे सामने ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। आज तक जिसने भी मेरे सामने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की है ना, मैंने उसको जान से मार दिया है। और तुम एक ऑर्डिनरी रिलम के बंदे होने की वजह से मेरे सामने अकड़ के बात कर रहे थे और मुझसे सवाल कर रहे थे। और फिर जय खड़ा होता है और कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे सामने ऐसी तो कौन सी बात कर ली जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ चुका था। और वो कहता है कि तुमने मुझसे फिर से जुबान लड़ाने की कोशिश की। और वो इंसान फिर से जय को पिटाई करने लग जाता है और फिर जय बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और फिर वो जय को छोड़ देता है और कहता है कि संभाल के, मेरे सामने कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, तुमने मेरी मदद की है, इस वजह से मैं तुम्हारी एक चीज़ के लिए मदद कर सकता हूँ। फिर जय अपने आप को खड़ा करता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे पता नहीं था कि किस तरह से बचना चाहिए, इस वजह से मेरे पास रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक लगता है, लेकिन ये यही रास्ता सही है। और मैंने बहुत सारी नॉवेल पढ़ी है, उसके अंदर जो दूसरी दुनिया का जो लड़का होता है ना, वो किसी भी नॉवेल के अंदर चला जाता है, वो अकड़ के बात करता है और वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और वो बिल्कुल भी उसके सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी नॉवेल नहीं है, ये एक असली ज़िंदगी है। अगर मेरी जान चली गई तो चली गई, अगर चली गई ना मेरी जान, तो सिस्टम का भी मैं क्या करूँगा और उस बुक का भी मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा कि गिड़गिड़ा के अभी माफ़ी मांग लेता हूँ। एक बार मैं पावरफुल बन गया ना, तो सबसे पहले तो इसको ही पकड़ूंगा मैं, जिसने इसने मेरी बेइज्जती की है ना यहाँ पे। भले यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूंगा। जय ऐसा सोचते सोचते उस इंसान को देखे ही जा रहा था। उस इंसान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जय को खींच के लात दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। और जय कहता है कि यार, इस बात को, इस इंसान को हर बात पे गुस्सा आ जाता है, आखिर ये पावरफुल स्पेक्टर है तो है कैसा। और फिर वो फिर से खड़ा होता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, वो तो मैं कुछ सोच रहा था, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। फिर वो इंसान कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, ज़्यादा बड़ी मदद मत मांगना और यहाँ पे रखे हुए खजाने के बारे में तो भूल ही जाना। यहाँ पे रखे हुए खजाने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और रही बात तुम दूसरे जो कमरों के अंदर जाके आए हो ना, उन खजाने को तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खजाना तो मुझे चाहिए भी नहीं, वो खजाना वैसे भी मेरे लायक नहीं है। और फिर जय कहता है कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। और फिर जय उसको सारी चीज़ें समझाने लगता है, आनंदी और सुरभि के साथ क्या क्या हुआ था। और फिर वो पावरफुल इंसान कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि चलो मैं तुम्हारी एक बात मदद कर सकता हूँ, और हाँ, यहाँ पे जो भी हुआ ना, वो बाहर जाके किसी को भी मत बताना। फिर जय कहता है कि हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और फिर जय अपने मन ही मन सोच रहा था, एक बार मुझे पावरफुल होने दो, तुझे तो मैं कहीं से भी ढूंढ के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वहाँ से आसमान से एक लड़का गिरता है और आके गिरता है, सीधा जंगल में आके गिरता है। और जैसे ही वो जंगल में गिरता है ना, वो कहता है कि यार, मेरी मेरी कमर पूरी टूट चुकी है यार, मैं कहाँ पे आके गिरा था, मैं क्लासरूम में शांति से बैठा हुआ था और यहाँ पे अचानक कैसे आ चुका हूँ मैं। और वो आसपास देखने लगता है और वो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे आसपास पेड़ पौधे ही थे। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है और उसके ऊपर एक परछाई आने लगती है। और वो जैसे ही अपने सिर को ऊपर करके देखता है, तो उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा विशालकाय जानवर था। असल में वो डायनासोर के ज़माने में आ चुका था। उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा डायनासोर था। शायद से वो किसी ऐसी दुनिया में आ चुका था जहाँ पे डायनासोर का राज चल रहा था। और वो कहता है कि यार ये क्या है। और उस बंदे के पैर कँप-कँपाने लग चुके थे और वो वहाँ पर ही नीचे गिर चुका था। और उस डायनासोर की तो लार टपक रही थी उसको देख के। और जैसे ही वो कुछ सोचने लगता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए,
तभी वहाँ पे उसके पीछे से एक सांप निकलता है और वो सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं था, वो बहुत ज़्यादा विशालकाय सांप था। और उस बंदे की तो हालत वहाँ पर ही ख़राब हो चुकी थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ सांप है और एक तरफ डायनासोर है। और हम एक और सीन में देखते हैं, एक और बंदा आसमान से आके गिरता है और वो सीधा रेत के अंदर जाके घुस जाता है। और वो रेत के अंदर जैसे कैसे भी करके बाहर निकलता है, जैसे तैसे करके। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ चुका हूँ। मैं तो क्लास में पढ़ रहा था और सर ने मुझे होमवर्क ना करने की वजह से बाहर निकाल दिया था। और मैं बाहर शांति से खड़ा था और सोच रहा था कि घर पे जाके क्या क्या करूँगा। और अचानक मुझे रोशनी दिखाई दी और जैसे ही मैंने उस रोशनी की तरफ देखा, वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आके गिर चुका हूँ। यार मैं यहाँ पे कहाँ पे आके गिर चुका हूँ। मेरे आसपास तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और वो उस रेगिस्तान के अंदर चलने लगता है। गाइस सच में यार जय की जो एक किस्मत है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। पता नहीं इन दोनों के अलावा बाकी कितने लोग कहाँ-कहाँ पे जाके गिरे हैं। काश अच्छी जगह पे गिरे हो। और गाइस बस वीडियो यहाँ तक ही थी। और गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगली वीडियो के अंदर से मैं ध्यान रखूँगा कि अच्छी वॉइस के अंदर मैं सारी वीडियो बनाऊँ। और गाइस मेरे पास अभी के टाइम पे माइक नहीं है इस वजह से, और लैपटॉप के अंदर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, अपने फ़ोन के अंदर काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप बिगड़ चुका है इस वजह से। सो गाइस थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो ये वीडियो है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे के समय में, क्योंकि बहुत सारे मल्टीवर्स, यूनिवर्स और भी बहुत कुछ आने वाला है गाइस।